हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल्फाइस एकेडमी एंड वी आर सेक्शन नंबर 11। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्राइसेस पॉलिसीज की। तो इसमें बेसिकली हम बात करेंगे आज एक ही एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया क्यों जाता है इंडिया में, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ऑब्जेक्टिव है एक जो प्राइस स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस एंड स्टेबल रखना। ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर को बैलेंस एंड स्टेबल रखना, और जो फार्मर्स हैं उनको एक मिनिमम पैसा मिल सके, उनको कोई घाटा ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, ताकि जो उन्होंने पैदावार की है या जो उन्होंने मेहनत की है कम से कम उन्हें कुछ तो फायदा हो। लोग ऐसा ना हो कि खेती करना ही छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह का इस प्रकार से हमारे देश में एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। या कोई भी एग्रीकल्चर जो सपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, जो एसेंशियल क्रॉप्स हैं, स्टेबल क्रॉप्स हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो हैं जो हमारे खाने में यूज होते हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनके प्रोडक्शन में कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए, और वो सही उनकी पैदावार सही हो, उनकी पैदावार को इंसेंटिवाइज करने के लिए, हर चीज के लिए जो है प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इंडिया में तीन है। ठीक है, एक आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक है प्रोक्योरमेंट प्राइस और एक है इशू प्राइस। देखो एमएसपी तो क्या हुआ, एमएसपी तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। 20 आगे हम पढ़ेंगे 23 क्रॉप्स के लिए किया जाता है। सरकार ने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर कर दिया तो हुआ क्या कि भाई ठीक है चलो कोई नहीं, हम जो है आपको 1 क्विंटल धान जो है या पैडी जो है वो 430 रुपए या 423 पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। ठीक है, ये आपका एमएसपी हो गया। तो अब एमएसपी का फायदा क्या कि भैया इससे नीचे तो प्राइसेस जा ही नहीं सकते। ये क्या हुआ कि अब लोग उगाएंगे उसको, लोगों को लगेगा यार 423 रुपये पर क्विंटल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा जब हम फसल उगा लेंगे। तो वो एक बेश्चिंत हो गया, आदमी की टेंशन दूर हो गई कि यार देखो मेरे को अब कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अब मैं अपनी खेती कर सकता हूँ, इतना पैसा तो मुझे मिल ही गया। तो एमएसपी जो है ये होते हैं। देन एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। देखो एमएसपी तो होता है कि इससे नीचे नहीं, बट देन कई बार आपको पैसा ऊपर मिलेगा, जहां मिलेगा वहां जाओगे। लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा होता है भाई एमएस। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है कि जिस प्राइस पे सरकार जो है प्रोक्योर करती है कोई भी आइटम फॉर इट्स फूड्स, जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर, जो आपको सीरियल्स पैडी जो है पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए क्या, उसके लिए भी तो आपको गेहूं चाहिए, राइस चाहिए, सीरियल्स चाहिए। तो उसके लिए कैसे होगा? प्रोक्योर करेगा कौन करता है? एफसीआई करता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट फिर उसे आगे बांटती है। तो उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट प्राइस देते हैं। तो उसमें होगा कि भैया चलो ऐसा है कि एमएसपी तो 423 है लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस 430 है, 430 है, 430 पर क्विंटल है। देन इशू प्राइस। भाई इशू प्राइस क्या होता है कि जिस प्राइस पे आपको फेयर प्राइस शॉप या सरकारी गल्ले की दुकान या पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो शॉप्स होती हैं उसमें जो है राइस अनाज मिलेगा। ठीक है, वो होता है ना 3 to 1, 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं, 1 रुपए में सीरियल्स, है ना। तो ये क्या होता है? सरकार का इशू प्राइस, जिसपे कि कस्टमर को आगे, कंज्यूमर को आगे जो है बेसिकली मिलना है या सीरियल्स मिलने हैं। ठीक है, अब एमएसपी देख लेते हैं। देखो एमएसपी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी है एमएसपी की। तो अगर प्राइसेस जो हैं बहुत लो हो जाएं, ठीक है, प्राइसेस जो हैं बहुत लो हो जाएं मार्केट में, तो जो है उनको रीइंबर्स किया जा सके, और जो फार्मर्स होते हैं उनको सही प्राइस मिले, ऐसा ना हो कि खेती छोड़ दें। उसके लिए जो है एमएसपी लाया गया था। अच्छा, एमएसपी को घोषित कौन करता है? सीसीईए। और सीसीईए स्टैंड्स फॉर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, अब वो खुद तो है नहीं, अब सीसीईए के पास इतना टाइम तो है नहीं कि भैया कोई रिसर्च करे और देखे कि कैसे कैसे हो। तो उसको कौन रिकमेंड करता है? ये सीएसीपी। सीएसीपी स्टैंड्स फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 1985 में सीएसीपी बना था। वैसे पहले इसका नाम जो है 1985 तक से पहले इसका नाम जो था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था। 1965 में ये पहली बार बना। ठीक है, 1965 में बना और पहले इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और उसके बाद ये सीएसीपी बना 1985 में। ठीक है, ये थोड़ा सा। अब सीएसीपी क्या क्या देखता है भाई? एक तो देखता है कि भाई डिमांड इन सब कमोडिटी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। देन उसको उगाने की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है उस कमोडिटी का। देन मार्केट का क्या ट्रेंड है भाई, आजकल क्या चल रहा है, उसकी डिमांड है या नहीं है। देन इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। ऐसा तो नहीं कि कोई और क्रॉप हो और उसकी ज़्यादा डिमांड चल रही हो तो दूसरे प्राइस से, दूसरे क्रॉप से उसकी कंपैरिजन की जाती है। ठीक है,
उसके बाद फार्म इनपुट्स एंड फार्म आउटपुट्स की फार्म में भाई कितना पैसा लग रहा है, कितने इसमें कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है, कौन से सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना पानी लग रहा है, कितना इरिगेशन लग रहा है, वाटर इंटेंसिव है या वाटर इंटेंसिव नहीं है, पेस्टिसाइड ज़्यादा लग रहे हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा लग रहे हैं, या ये ऑर्गेनिक क्रॉप है, तो ये सब जो है सीएससीपी देखता है। देखो ऑर्गेनिक तो सीएससीपी का नहीं था, बट मैंने ऐसे कह दिया कि ये टाइप के इनपुट्स देखता है, ठीक है। देन 50% एट दी मार्जिन, भाई अगर वो बोलते हैं अगर फार्मर की कॉस्ट जो है 100 रुपये आई है किसी चीज़ को उगाने की, तो उसे कम से कम 150 रुपये तो मिलने चाहिए। तो 50% मार्जिन होता है। अब यही जो मार्जिन है ये आगे चल के इसका वो भी बन जाएगा, प्रॉब्लम भी बन जाएगी कि भाई 50% मार्जिन देना पॉसिबल ही नहीं हो पाता कई बार एमएसपी के थ्रू। देन इम्प्लीकेशन ऑन कंज्यूमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ से मिलता है कि भाई एमएसपी का कंज्यूमर पे क्या इंपैक्ट होगा, उसी हिसाब से सरकार जो सबसे ज्यादा सीएससीपी देखता है वो इम्प्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर देखता है। क्योंकि भाई अगर महंगा हुआ, अगर आपने एमएसपी बढ़ाया तो सीधी सी बात है आगे उसको वो चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है भाई, है ना। और जब वो चीज़ महंगी होगी तो उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, कंज्यूमर को पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्रॉप्स कवर्ड हैं, तो 7 टाइप्स के सीरियल्स हैं। पैडी मतलब राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, जवार, रागी एंड बार्ले। 5 प्रकार की दालें हैं, चना या अरहर और तोर एक ही तो होती है, उड़द, मूंग। अब ये मत बोल देना कि साबुत मूंग या धुली हुई मूंग या काली मूंग, ठीक है, मूंग मूंग होती है। एंड मसूर की दाल, ठीक है। देन 7 टाइप के ऑयल सीड्स, एक तो आपका रेप सीड जिसको मस्टर्ड उससे जुड़ा हुआ होता है। देन ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमे, सेफ्लार, नाइगर सीड। अब ये देखो सेसमे, सेफ्लार, नाइगर सीड्स में ना इनको डिस्पोजल में बड़ी दिक्कत आती है, ये एक दिक्कत है, ये भी एक दिक्कत है। जब उसको प्रोक्योर तो कर लो, बट देन इसकी डिस्पोजल में बहुत दिक्कत आती है इन 3 सीड्स के। देन 4 कमर्शियल क्रॉप्स, कॉटन, शुगर केन, कॉपरा स्टैंड्स फॉर कोकोनट एंड रॉ जूट, तो इसके लिए जो है दिया जाता है। देन हमारे पास 3 तरीके से कॉस्ट जो है सीएससीपी देता है, ठीक है। एक तो होती है A2, भाई A2 में वो क्या करता है कि इनपुट कॉस्ट ले लेता है सारी आपकी, भाई सीड्स में कितनी कॉस्ट आई, फर्टिलाइजर में कितनी कॉस्ट आई, पेस्टिसाइड्स में कितनी कॉस्ट आई, जो आपने लेबर हायर करी। तो को ध्यान रखना जो लेबर आपने यहाँ पे हायर की है, ठीक है, बाहर से जो लेबर लेके आए, हायर लेबर, ठीक है, आपने जो लैंड लीज करी, कितना फ्यूल लगा, इरिगेशन लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है A2 में आता है। देन एक और जो होता है A2 प्लस FL होता है, भाई A2 प्लस FL क्या हुआ, फैमिली लेबर। अब भाई आपके कुछ लोग आपने खुद मेहनत करी उसमें, आपके कुछ घर के लोग थे उन्होंने मेहनत करी उसमें, तो क्या हुआ, फैमिली लेबर लगी आपकी। तो A2 प्लस FL क्या हुआ, आपकी अनपेड फैमिली लेबर को जोड़ लेता है। देन C2 क्या है, C2 कुछ नहीं है, A2 प्लस FL प्लस इसमें जो है आपने भाई अपनी उसकी लैंड भी तो इस्तेमाल करी। मान लिया आप उस पर खेती ना करते और को लीज आउट कर देते या रेंट पे दे देते, वो कुछ पैसा आता आपके पास, ठीक है, उसका रेंट आता, प्लस कुछ उसमें फिक्स कैपिटल एसेट्स होती है आपके पास। भाई आपने धान स्टोर करने के लिए कमरा बनाया, ठीक है, वो कमरा आप किराए पे भी दे सकते थे, या कमरा के आप दुकान खोल सकते थे, खोखा खोल सकते थे, कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते थे, ठीक है, एक चाउमीन की दुकान खोल सकते थे, तो उसका भी पैसा गया, तो फिक्स कैपिटल एसेट्स का पैसा गया। तो ऐसे ही इसको सबको जोड़ के C2 निकाला जाता है। तो C2 ही वो पैसा है जो एमएसपी के रूप में दिया जाता है लास्ट में, ठीक है। देन बात करते हैं एफआरपी की, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग। तो कुछ नहीं होता, ये एमएसपी, ये एक टाइप का एमएसपी है, किसके लिए, शुगर केन के लिए, ठीक है। गन्ना जो है एमएसपी से बाहर रखा गया है, इसलिए उसके लिए एफआरपी बनाया गया है, शुगर केन। अब जो एफआरपी है ये भी जो है सीसीईए घोषित करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, ठीक है, सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे सीसीईए घोषित करता है। और शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है एक 1966 का, कौन से एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर, उसके अंतर्गत इसको अनाउंस किया जाता है। और इसमें एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है कि भैया जैसे ही केन डिलीवर हुआ उसके 14 दिन के अंदर अंदर आप 14 डेज के अंदर अंदर आप जो है जो पैसा है, जो भी पैसा बना वो आप वापस देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली एक रंगराजन कमेटी थी, रंगाराजन, ठीक है, रंगाराजन कमेटी थी, उसी के रिकमेंडेशन पे ये एफआरपी घोषित किया गया था, ठीक है, पहली बार, ठीक है। देन बात करते हैं कि एमएसपी, भैया एमएसपी से फायदा क्या है। देखो एक तो क्या होता है कि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट इंसेंटिव है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप। भाई मैं बोलता हूँ कि आज जो है देश में लोग जो है, कोई भी मान लीजिए, अगर मैं कोई फ्लावर है, ठीक है, मान लिया मैरीगोल्ड है, ठीक है, मैरीगोल्ड नहीं उगाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैरीगोल्ड के लिए एमएसपी घोषित कर देता हूँ कि भैया ऐसा है, और अच्छी खासी एमएसपी घोषित करता हूँ, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लोग मैरीगोल्ड उगाना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, एक टाइप का टूल है गवर्नमेंट के हाथ में कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, कि आप कुछ उगाने के लिए उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। देन एक बेंचमार्क प्राइस की तरह काम करता है कि भाई इतना तो मिलना ही है। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो जब आते हैं खरीदने तो उनको एमएसपी से ऊपर पैसे देने पड़ते हैं फार्मर्स को, ठीक है। और जो
एक फायदा उनके जो क्रॉप्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनको भी होता है, ठीक है, जो क्रॉप्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनको भी होता है। वो क्या फायदा होता है कि भाई मान लिया कॉफी में चीनी डलनी है, ठीक है, मीठी चीनी, मीठी कॉफी बहुत पीते हैं लोग, ठीक है, तो जब आपने कॉफी के लिए एमएसपी वो किया तो हो सकता है चीनी की भी डिमांड बढ़ जाए। तो इससे जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उन पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मान लिया जैसे कॉफी और टी हो गए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल है कॉफी और टी, और ये शुगर और कॉफी का एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो उन पे भी फर्क पड़ता है। देन दो चीजें हमेशा एमएसपी के बारे में याद रखना कि गवर्नमेंट जो है सारा का सारा प्रोक्योरमेंट नहीं करती है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही एमएसपी पे सरकारी खरीद लेती है, ऐसा नहीं होता। और एमएसपी के ऊपर कोई स्टैट्यूटरी बैगिंग नहीं है, मतलब ये किसी एक्ट के अंदर घोषित नहीं किया जाता है। जैसे एफआरपी तो फिर भी शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर है वो किया जाता है, बट देन एमएसपी हैज no statutory backing and it is a big debate and that debate will discuss in couple of minutes, don't worry, ठीक है। देन कंस्ट्रेंट क्या है एमएसपी में भाई, एक तो जो है जितने भी बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल वो कहते हैं कि यार ये जो 50% मार्जिन आपने रखा हुआ है ना C2 की कॉस्ट के ऊपर, एक तो आप C2 आपने C2 निकाला, C2 के बाद आपका C2 आ गया 100, उसके बाद आप 50% मार्जिन देते हो उसमें, ठीक है, 150 रुपये हो गई कॉस्ट। तो बोले ये अनसस्टेनेबल है यार, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है कि ये फेज आउट कर देगा आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको, बहुत महंगा हो जाएगा, आगे महंगा होगा तो कंज्यूमर पे आगे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो आप ये C2 लेते हो ये लगभग लगभग A2 प्लस FL से 35 से 40% ऊपर आ जाता है भाई। जो फिक्स कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट है या आपका जो और चीज़ों की कॉस्ट है वो जो है लगभग लगभग 35 से 40% ऊपर रहती है, किसमें, C2 में, ठीक है। तो ये जो है बोला कि यार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, बाकी तो आपकी मर्जी, आप इसे चलाना चाहो तो चला लो। तो ये बड़े कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। रेंट वेंट जा रहा है आपको लग रहा है तो वो रेंट ही इतना बन जाता है कि वो 35-40% ऊपर कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। इवेल्युएट कर लेते हैं एमएसपी को। एमएसपी करता क्या है, देखो एक तो वो इन्फ्लेशन में बड़ा इफेक्ट करता है। जैसे ही एमएसपी बढ़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की एमएसपी बढ़ा दी आपने, वो चीज़ अगले ही दिन या हफ्ते भर में वो बाजार में महंगी आ जाएगी, और जब उसका सीजन आएगा अगले सीजन में तो महंगी हो ही जाएगी। देन बायस इन फेवर ऑफ सरप्लस स्टेट्स, भाई ये बोला जाता है कि एमएसपी का फायदा कुछ ही स्टेट्स को होता है, जो सरप्लस जो तेज या जो बेसिकली पैडी और वीट ही गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है, क्योंकि जो फूड देखो जो उन्होंने फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो चीजें प्रोवाइड करनी है उनका सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि उस एक्ट के अंदर उसको प्रोवाइड करे। अब जब प्रोवाइड करती है तो उसका प्रोक्योरमेंट ज्यादा होगा। अब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ने क्या करते हैं कि सिर्फ वही चीजें उगाते हैं, वो तो वो सरप्लस स्टेट्स बन गए, तो उनको बड़ा फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये लगभग जो है जो 90% प्रोक्योरमेंट होता है वो इन्हीं से होता है। देन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई कैसे हुआ कि आप जो है जो नई नई इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये देखा गया अगर आप 10% एमएसपी बढ़ाते हो ना राइस या फिर वीट पे, तो एक देयर इज अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोगों को लगता है यार ठीक है ऐसे ही आ रहा है, जब सरकार बढ़ाई जा रही है तो प्राइवेट कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। देन डिस्टॉर्शन इन क्रॉपिंग पैटर्न, भाई लोग क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों ही चीज़ें जो है इफेक्ट होती हैं। कैसे भाई, जिस चीज़ का एमएसपी अच्छा है, जिसकी चीज़ की प्रिक्योरमेंट ज़्यादा है गवर्नमेंट की, लोग वही उगाते हैं और लोग बार बार वही उगाते हैं, तो उससे क्या होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कम होती है और क्रॉपिंग पैटर्न में एक चेंज देखने को मिलता है। देन फॉल्टी क्राइटेरिया है हमारा एमएसपी कैलकुलेट करने का, ठीक है, वो जो C2 वाला डिबेट है कि भाई C2 पे मत लें आप, ठीक है। और क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न इसलिए भी डिस्टर्ब होता है कि भाई जैसे राइस हो गया, अब राइस के लिए बढ़िया पता है कि राइस प्रोक्योर होना ही है, आप सेमी एरिड रीजन में भी राइस ही उगा रहे हैं तो वहाँ तो पानी ज़्यादा लगना ही है, उससे क्या होगा वाटर टेबल नीचे आ गई, वाटर टेबल नीचे आ गई तो आपका सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल होगी। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटी, कुछ भी जो है ना लाइफ में सिलोज में नहीं है, आपकी लाइफ में जो अराउंड चीज़ें अराउंड होती हैं वो हमेशा इंटरकनेक्शन में होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। देन देयर आर फ्लॉज इन दी पीडीएस, भाई वहाँ पे जो है भाई पीडीएस को एक दुकान चलानी है, आपको दुकान लेनी है, उसका रेंट है, सब कुछ है, बड़ी हाई कॉस्ट है उसको चलाने की, ठीक है। और आपका जो पीडीएस है वो सिर्फ कैलोरी बेस्ड है, आप सिर्फ चावल और गेहूँ खिला रहे हो, भाई आपके न्यूट्रिशन का क्या होगा। जैसे अब जो न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट था वो मिड डे मील स्कीम में लाया गया, उन्हें समझ में आया कि भाई कैलोरी से कुछ नहीं होगा, बट देन कैलोरीज तो आपको देनी है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू
see that the calorie contain different kind of nutrients also because the body needs different kinds of nutrients to develop, ठीक है। then impact on rural poor, what is the impact on rural poor? देखो जैसे जो भी चीज महंगी हुई भाई, एमएसपी तो बढ़ा दिया तो फार्मर्स खुश हो जाते हैं, बट भाई आपको भी तो वो चीज जो है उसके, आप तो एक चीज उगा रहे होंगे, उसके अलावा 22 चीजें और हैं, आपको वो भी तो महंगी मिलेगी, तो ये भी दिक्कत होती है। देन प्राइस इंसेंटिव्स एंड फिस्कल स्क्वीज, भाई वेज कॉस्ट बढ़ जाती है, टैक्स कलेक्शन कम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। फिर एक डिबेट हमेशा से चले आ रही है कि भाई एमएसपी को हम लीगल गारंटी दें या नहीं ना दें। तो अगर मैं फेवर की बात करूं आर्ग्यूमेंट्स कि क्यों देनी चाहिए, कि लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, भाई सबसे पहले तो बोलते हैं कि जब आप इसको एमएसपी को लीगल गारंटी दे देंगे कि हाँ हम देंगे ही देंगे, तो आपके प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, फंड्स आने शुरू हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। उससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे जब प्राइवेट सेक्टर आएगा। आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, भाई जितनी ज्यादा चीजों के लिए आप एमएसपी फिक्स कर देंगे। अब भाई सबको पता है कि 23 क्रॉप की एमएसपी आई और सरकार जो है ये स्टैट्यूटरी बैक्ड है, सरकार इतना पैसा देगी ही देगी, तो लोग जो है वो आपके जो गेहूं या चावल या सीरियल्स को छोड़ के ये और जो 23 हैं कोपरा वगैरह, ठीक है, इन पे भी फोकस करेगी और चीजें उगानी शुरू करेगी। सरकार क्या कर सकती है, 23 को बढ़ा के 50 कर दे, ठीक है, आपको कुछ फ्लावर्स वगैरह बढ़वाने हैं तो आप एमएसपी में डाल दो उसको, तो आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आप क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटीज तो कंट्रोल कर सकते हो कैसे, आपको लगा कि यार जब चावल ज़्यादा उगा दिए, आपने एमएसपी कम कर दी उठा के, या किसी प्रोडक्ट को एमएसपी से बाहर ही निकाल दिया, ठीक है। देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे देश में वो है एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन एंड प्राइवेट ट्रेडर्स। भाई इसको हटाने के लिए ही एमएसपी दिया जाता है, ठीक है, और डायरेक्टली अब कोशिश की जा रही है कि डीबीटी से दिया जाए। होता क्या है कि एक रिपोर्ट है वो कहती है कि लगभग अगर 100 रुपये का एमएसपी अनाउंस होता है ना, तो फार्मर्स तक से 70 रुपये से भी कम पहुंचते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ करप्शन गोइंग ऑन, ठीक है। अगेंस्ट में क्या है भाई, स्टैट्यूटरी एमएसपी इज अनसस्टेनेबल। एक हमारे नीति आयोग के एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, वेरी रिनाउंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ही इज मिस्टर रमेश चंद। तो उन्होंने कहा था कि यार अनसस्टेनेबल है, आप ज़्यादा दिन इसको रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उस सिचुएशन को आप इमेजिन करिए कि जिस सिचुएशन में डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, आपने एमएसपी अनाउंस कर दिया, अब क्या है कि जो रिमेनिंग वो है पैसा आपको देना पड़ेगा और सरकार को प्रिक्योर करना पड़ेगा। एक आपका बर्डन है पब्लिक एक्सचेकर पे, आपके पास एक स्ट्रेस है, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन हो जाएगी। देन करप्शन और लीकेज तो है ही है। डिस्पोजल प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, वो 3 सीड्स जो थी उनमें बड़ी डिस्पोजल की बड़ी दिक्कत आती है, जैसे नाइगर सीड, सिस्म, सैफ्लावर, इनमें डिस्पोजल की बड़ी दिक्कत आती है। इन्फ्लेशन, भाई आपने एमएसपी बढ़ा दिया, सीधा अगले दिन इन्फ्लेशन में बढ़ जाता है, उस प्राइस की जो उस क्वांटिटी, उस पर्टिकुलर जो चीज़ है उसका प्राइस जो है एकदम बढ़ जाता है। देन डिमांड फ्रॉम अदर सेक्टर, भाई अदर सेक्टर जो होते हैं वो उनकी जो डिमांड होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है, और उनकी जो डिमांड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, डिमांड अफेक्टेड, ठीक है। तो ये था। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है यार, देखो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्लैंकेट बैन, मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर इनकम पे ब्लैंकेट बैन है। जितना भी इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर से जो भी आपको इनकम आ रही है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आप जो है छोटे फार्मर से या गरीब जो फार्मर्स है उनसे मत दीजिए, बट जो अमीर फार्मर्स हैं जो आपके फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, भाई वो तो टैक्स दे सकते हैं ना, आप उनको टैक्स कर दिए। यू टैक्स द रिच फार्मर्स, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजलक्ष्मी निर्मल जी हैं हिंदू बिजनेस लाइन में लिखते हैं, तो उन्होंने बोला था, ठीक है। देन आप प्राइस सपोर्ट मेजर्स लें, ठीक है। आप जो है प्राइस सपोर्ट मेजर्स मतलब डायरेक्ट पैसे मत दें, बट देन आप और कुछ भाई वायबिलिटी कैप फंडिंग टाइप की कुछ कर सकते हैं कि भाई जितना अंतर आ रहा है आपको नुकसान में उतना आप पैसा दे देंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की भवंतर भुगतान योजना है, आप उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं और एमएसपी को इंप्रूव कर सकते हैं। नो डाउट एमएसपी में इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत ज्यादा नीड है, और इसको जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी प्रॉफिट हो रहा है एमएसपी से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, and if you want the notes of this lecture you can always contact on this number. Link is also given in the comment box, sorry description box. कमेंट बॉक्स में तो आप हमें कमेंट लिख के बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं और आपके लिए कौन कौन सी और लेक्चर सीरीज लेके आ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।